अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स स्टैंडिंग वेव्स कौन सी वेव्स हैं और ये कब बनती है? अगर हमारे पास दो वेव्स होंगी, टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, तो ज़रूरी बात है सेम टाइम पीरियड भी होगा। जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम टाइम पीरियड, traveling in opposite directions। यहाँ पे हम लिखेंगे when two waves of same amplitude, same frequency, same wavelength, same time period traveling in opposite directions superimpose each other standing waves are formed। स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म। तो अगर आपके पास दो वेव्स हैं, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो जब सुपर इम्पोज करेंगे, इंटरफियर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव्स बनती है दोज आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग का मतलब देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे लग रहा है कि वो दो पॉइंट्स के बीच स्टैंड हो गई है, वो वेव फिक्स हो गई है, ट्रैवलिंग बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो दोज वेव्स आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँगा, मान लीजिए सपोज आप दो पॉइंट्स को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, से ये एक वेव है, ठीक है, इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी वेव यहाँ से आ रही है, सपोज लाइक दिस। ठीक है, तो दे विल इंटरफियर। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कुछ एक दो लेक्चर पहले। तो ये सपोज नॉर्मल लेवल है, इक्विलिब्रियम वाली लाइन। ठीक है, तो ये जो एक वेव है यहाँ से जा रही है, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देख लीजिए आप, ये दो वेव्स हैं, एम्पलीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे वेव ख़त्म हो जाएगी, क्रस्ट ट्रफ पे, क्रस्ट ट्रफ पे, क्रस्ट ट्रफ पे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव हमें क्या मिल जाएगी? ज़ीरो। रिजल्टेंट वेव हमें क्या मिल जाएगी? ज़ीरो। ठीक है, अब अगर सपोज सिचुएशन ऐसे होगी, सिचुएशन इज लाइक दिस, से दिस इज वन वेव। ठीक है, लेट्स टेक इट अप टू दिस पॉइंट। ये इंटरफेयर कर रही है दूसरी वेव के साथ, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सच दैट जो क्रस्ट है वो क्रस्ट पे पड़ेगा और ट्रफ जो है वो ट्रफ पे पड़ेगा, सपोज लाइक दिस, ऐसे। तो दीज आर टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम, सपोज सेम एम्पलीट्यूड है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, हमने फ़र्क इसलिए दिखाया ताकि हम दो वेव्स को दिखा सकें एक ही लाइन पे, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका क्रस्ट, ये जो ब्लू है ये यहाँ से जा रही है वेव, ये जो ग्रीन है ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ट्रफ ट्रफ पे पड़ रहा है, क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ रहा है, ट्रफ ट्रफ पे पड़ रहा है, क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ेगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो ऐसे होगी। यहाँ पे दो सेम पोर्शंस इंटरफियर कर रहे हैं तो ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट वेव लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम नाम देते, दीज आर कॉल्ड एज, जहाँ पे सेम पोर्शंस ऑफ वेव्स इंटरफियर करेंगे, दोज आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स। ठीक है, और ये जो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है ये, इट इज़ कॉल्ड एज नोड, इट इज़ कॉल्ड एज नोड। तो कहने की बात ये है कि व्हेन टू वेव्स of same amplitude, same frequency, same wavelength, same time period, traveling in opposite directions, interfere each other, तो स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड। तो रिजल्टेंट वेव जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती है, तो इसके फॉर्मेशन के दौरान मीडियम के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं,
जो वाइब्रेशन ये जो हो रही है अप एंड डाउन, ये तो किसके पॉइंट्स हैं? मीडियम के पॉइंट्स। तो मीडियम के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, जो मैंने अभी ये बताया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोज आर कॉल्ड एज नोड्स, दोज आर कॉल्ड एज नोड्स, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, चाहे ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड, दोज आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव्स की एक प्रॉपर्टीज़ है कि ये मीडियम में क्या बना देता है? नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। और साथ ही जो वेव की वेवलेंथ है, सपोज दैट इज लैम्डा, तो कहाँ कहाँ पे, किस किस लोकेशन पे नोड बनेगा? दैट इज 0 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा एक्स्ट्रा। इन डिस्टेंसेस पे हमारे पास क्या बनते हैं? नोड्स। हम आगे प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। और जो वैल्यूज़ हैं लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, यानी कि यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ये है ऑड नंबर्स, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, ठीक है। इन डिस्टेंसेस पे हमें क्या, हमारे पास क्या बन रहे हैं? एंटी नोड्स, ठीक है। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और हम निकाल सकते हैं कंटिन्यू ये कंजेक्टिव नोड्स के बीच डिस्टेंस, कंजेक्टिव एंटी नोड्स के बीच डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंजेक्टिव नोड्स के बीच डिस्टेंस क्या होगी? 3 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 इज लैम्डा बाई 2, ठीक है। एंटी नोड्स के बीच डिस्टेंस जो होती है दैट इज, यहाँ पे आप देख लीजिए 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 इज 2 लैम्डा बाई 4 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ठीक है। और कोई भी नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होते बिकॉज वेव रिमेन्स फिक्स्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैंडिंग वेव्स। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे जो हमें पढ़ना भी है आगे, दैट इज स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके मैथमेटिक्स से ये सारी कंडीशंस डिराइव करेंगे कि नोड कब बनेगा और एंटी नोड कहाँ पे बनेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग की बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो गिटार की एग्जांपल होगी। ये स्ट्रिंग है आपके पास, इसको आप फिक्स कर रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच, ठीक है। से दोज पॉइंट्स आर ए बी या पी क्यू वट एवर, ठीक है, फिक्स्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये बाउंड्रीज जो स्ट्रिंग की है वो रिज्ड हो गई, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है हमें कि यहाँ से ए पे पॉइंट और बी पे जो है इट इज़ डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो दिस विल बी ऑलवेज एज नोड्स, ये हमेशा क्या बनेंगे? नोड्स। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस स्ट्रिंग को अगर वाइब्रेशंस देंगे, जैसे हम प्लग करते हैं, उसको छेड़ देते हैं गिटार की स्ट्रिंग को, तो हम उसको वाइब्रेशंस देते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से वेव इधर जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी कंटिन्यूसली, देयर विल बी वेव्स लाइक दिस, ठीक है। तो जो लेफ्ट वेव जाएगी और राइट वेव जाएगी, उनके बीच इंटरफियरेंस होगा और स्ट्रिंग में सेट होंगी क्या? स्टैंडिंग वेव्स। देयर विल बी स्टैंडिंग वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसको हमने देखना है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमने एक स्ट्रिंग ली, सपोज इसकी लेंथ है L, स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन है, सपोज यहाँ से जो वेव जाएगी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जो भी आप लेंगे, यानी कि एक वेव है उसकी इक्वेशन सपोज है से A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। दूसरी वेव है, अच्छा ये इंस्टेंट है, मान लीजिए सपोज ये B से जा रही है A की तरफ, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है प्लस के एक्स, तो B टू A, ये है इंस्टेंट वेव आपके पास। तो अब ये A पे पहुंच जाएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, तो रिफ्लेक्टेड वेव को हम कैसे लिखेंगे? उसका एम्पलीट्यूड सेम ही होगा, A आगे आएगा साइन ओमेगा टी और साथ में आएगा माइनस के एक्स, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स होगी, और उसमें फेज चेंज भी होगा पाई का। मैंने ऑलरेडी बताया है पिछले लेक्चर में,
रिफ्लेक्शन के केस में कि फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई। अब ये इंटरफियर करेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी, उसकी इक्वेशन कहाँ से आप निकालोगे, y1 प्लस y2 से, y1 प्लस y2 से। तो y किसके बराबर आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये तो y1 हो गया, फिर आएगा प्लस a, जब y2 को देख लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ऐसे मैं लिखूंगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, और इसको हम खोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस ए, या साइन ए प्लस बी ये यूज़ करके हम इसको खोलेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो ओमेगा टी इसको मानेंगे सपोज साइन, ये इसको मानेंगे पी, इसको मानेंगे क्यू, तो साइन पी प्लस क्यू, यानी कि साइन पी प्लस क्यू किसके बराबर होता है, साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी साइन क्यू। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो y आएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, प्लस a, अब इसको खोलिए साइन a यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, कॉस b यानी कि कॉस पाई, फिर प्लस साइन a कॉस b प्लस साइन p कॉस q प्लस कॉस p साइन q, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड साइन ऑफ पाई। अब साइन ऑफ पाई इज 0, आपको पता है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है, 0 के बराबर। y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, अच्छा a तो कॉमन निकलेगा ही, ठीक है, अब कॉस पाई क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है, आगे क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, अब इसको खोलना है, अब यहाँ पे बना p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, और बीच में क्या आया, माइनस, तो y आएगा a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हो गया पहला साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब बीच में क्या है, माइनस, फिर उसका दूसरे का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या आएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है, ये साइन ओमेगा टी कॉस के, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगी इक्वेशन ए, ये देख लीजिए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स क्या होगा, ट्वाइस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, ट्वाइस ए कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव का हो या स्टैंडिंग वेव जो बनेगी स्ट्रिंग पे, उसकी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जो x इज इक्वल 0 वाला पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ पे बनेगा नोड, x इज इक्वल L वाला पॉइंट, वहाँ पे भी क्या बनेगा, नोड, ठीक है, तो ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे। मैं रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिख रहा हूँ फिर से, y किसके बराबर आया, ट्वाइस a कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ठीक है, तो आपको पता ही है एट एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0, तो वो नोड होगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल एल, एट एक्स इक्वल एल, यानी कि जब हम ये वाला पॉइंट देखेंगे बी वाला दूसरा एंड, ठीक है, तो फिर से वाई कितना 0, क्योंकि वो भी क्या बनेगा, नोड। अब इसको हम इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, ट्वाइस ए कॉस ओमेगा टी, ये चीज़ें तो इन पे एक्स का वैल्यू, इनमें तो एक्स का वैल्यू सबमिट नहीं होगा, किस में होगा, साइन के एल में, तो बनेगा साइन के एल किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी कि
इसको हम लिख सकते हैं साइन एन पाई के बराबर, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ एन पाई क्या होता है, जीरो, तो जीरो की जगह मैंने लिखा साइन ऑफ एन पाई। अब ये देख लीजिए साइन के एल बराबर है साइन ऑफ एन पाई, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो के एल बराबर है एन पाई। अब के किसके बराबर है, 2 पाई/λ वेव वेक्टर हमने पीछे पढ़ा है, 2 पाई/λ इंटू एल किसके बराबर आया, एन पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं, पाई पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा किसके बराबर आएगा, 2L/n, 2L/n। तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। अब ये देख लीजिए ये एन पर डिपेंड करता है। नाउ एन कैन बी व्हाट, जीरो वाली कंडीशन हमने डिस्कस की है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब एन क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो n इज ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो जब हम n का वैल्यू, n के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो हमें डिफरेंट वेव लेंथ्स मिल जाएंगी। तो इनको हम बोलते हैं नॉर्मल मोड्स, नॉर्मल मोड्स। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, different modes of vibration in string corresponding to these values of n, they will give us normal modes, different normal modes। first normal mode जब n आप 1 रखोगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा 1 आएगा 2L, इसको बनेंगे कहेंगे हम इट इज फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। यानी कि फंडामेंटल मोड जो है उसमें वेव लेंथ जो है वो स्ट्रिंग के डबल है, स्ट्रिंग की लेंथ के डबल है। ठीक है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है L, स्ट्रिंग है L। तो पहला जो वाइब्रेशन का मोड होगा स्टैंडिंग वेव का, उसकी वेव लेंथ होगी इस लेंथ का डबल। ठीक है, तो लेंथ किसके बराबर होगी, वेव लेंथ का हाफ। ठीक है, तो इसमें हाफ वेव लेंथ एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि इसमें ये क्रेस्ट एडजस्ट होगा या ट्रफ एडजस्ट होगा। अब ये देख लीजिए नोड है तो एन एन, ठीक है, ये बीच में देख लीजिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, तो दिस इज एंटी नोड। ठीक है, तो जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है उसमें 2 नोड्स हैं और एक एंटी नोड है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो λ/2 है, λ/2 है, और नोड से एंटी नोड के बीच डिस्टेंस वो क्या होगा, λ/2 का हाफ, यानी कि λ/4। अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, यानी कि पहले मोड की फ्रीक्वेंसी ν1 किसके बराबर होती है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, v अपॉन λ1। ठीक है, तो ν1 आएगा वेलोसिटी ऑफ ये वेव, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग क्या फॉर्मूला होता है उसका, √T/m, टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ, या आप रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या आएगा 1/2L। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/2L आएगा। ये पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर इस इक्वेशन में लैम्डा के वैल्यू में आप 2 रखोगे तो आपको मिल जाएगा λ2 किसके बराबर आएगा, 2L/2, 2L/2, 2 कैंसिल, तो λ2 बराबर आएगा L। ठीक है, तो ये दूसरा मोड होगा। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक लेंथ में अब एक वेव लेंथ आ रही है, दिस इज L, इसमें पूरी की पूरी वेव लेंथ आ रही है, तो क्रेस्ट भी बनेगा और ट्रफ भी, क्रेस्ट ट्रफ। इसी तरह से यहाँ से क्रेस्ट ट्रफ, तो ये नोड नोड नोड, एंटी नोड एंटी नोड। यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, चाहे ऊपर वाली तरफ या नीचे वाली तरफ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दूसरे फंडामेंटल मोड में, दिस इज नॉट फंडामेंटल मोड, दिस इज, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या सेकंड नॉर्मल मोड, या कहो सेकंड नॉर्मल मोड। पहले मोड को क्या कहते हैं, फंडामेंटल मोड। ठीक है, दूसरे मोड को क्या कहते हैं, सेकंड नॉर्मल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसमें तीन नोड्स होते हैं और 2 एंटी नोड्स। ठीक है, यहाँ पे थे 2 नोड्स, यहाँ पे हैं 3 नोड्स, यहाँ पे था 1 एंटी नोड, यहाँ पे है 2 एंटी नोड। ठीक है, इसी तरह से ये यूज़ करके आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी इसकी, फिर तीसरे मोड की, फिर चौथे मोड की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप डिफरेंट रिलेशन निकाल सकते हो, आप रेशियो भी निकाल सकते हो, λ1/λ2, जैसे λ1/λ2 यहाँ पे हम निकालते हैं, λ1/λ2 इज
लैम्डा 1 इज़ 2L अपॉन लैम्डा 2 इज़ L, तो क्या आया रेशो 2/1, 2/1। इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसीज का रेशो भी निकाल सकते हो, तो दैट इज़ जस्ट ए होमवर्क फॉर यू। तो इस तरह से हम ये प्रूव किया कि स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग, उनकी डिफरेंट मोड्स की वेव लेंथ जो होती है दैट इज़ गिवन बाय द रिलेशन 2L डिवाइडेड बाय N। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा स्टैंडिंग वेव्स पे ही होगा, लेकिन उस सिचुएशन में हम देखेंगे ऑर्गन पाइप जो होती है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें स्टैंडिंग वेव्स जो साउंड की बनती है उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।